प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, आज हम नेट जेआरएफ का जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का पाठ्यक्रम देख रहे हैं और हिंदी के पाठ्यक्रम में हम 7वीं यूनिट को देखेंगे। जो 7वीं यूनिट रखी गई है नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय का, उसमें 7वीं यूनिट क्या है, कहानी दिया गया है। ये कहानियों से संबंधित यूनिट है। इस यूनिट के अंतर्गत आपको कुछ कहानियाँ पढ़नी है, कुछ प्रमुख रचनाकारों के प्रमुख कहानियों को पढ़ना है जो कि पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। उसमें से एक कहानी है कानों में कंगना। आज हम क्या देख रहे हैं, नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है ये, और नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह कक्षा अति महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो भी लोग हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो उन्हें कहानी के विषय में भी पता चल जाएगा और इस कहानी के साथ पढ़ते हुए हम लोग जो रचनाकार है उस रचनाकार के विषय में भी पढ़ते हैं, तो उनकी समस्त रचनाओं के विषय में भी हमें इस वीडियो के माध्यम से पता चलता है और हमारी तैयारी अच्छी होती है। एक सूचना, जो हमारा संस्थान है, हमारे संस्थान में ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैचेज प्रारंभ हैं। 15 मई से ही क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा नोट कर सकते हैं आप, नंबर हमारा नोट कर सकते हैं। ये नंबर है और इस नंबर पे आप, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है संस्थान का, और इस संस्थान के व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई इधर से जाएगा या कॉल भी जा सकता है। तो आप लोग फ़ोन ना करके मैसेज ही छोड़ेंगे, क्योंकि फ़ोन अगर आप लोग करते भी हैं तो शायद कोई उपलब्ध ना हो फ़ोन रिसीव करने के लिए, इसलिए कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल आपको संस्थान की तरफ से किया जाएगा और मैसेज के माध्यम से भी आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। कुछ बच्चों का ये कहना है कि जैसे मैम आप नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की भी कक्षा दीजिए। तो फर्स्ट पेपर की कक्षा जो है हमारे संस्थान की तरफ से जो पेड क्लास से हमारे जुड़ रहे हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए वह बिल्कुल फ्री है। तो हमारे उस कक्षा में, यानी कि ऑनलाइन जो पेड क्लास है, ऑफलाइन जो पेड क्लास है, उसमें नेट जेआरएफ की फर्स्ट पेपर भी चल रहा है। आप लोग ये जो कक्षाएं दी जा रही है ये सबके लिए सार्वजनिक है, सबके लिए फ्री हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं और आप प्रवेश भी ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे, अगर आप प्रवेश नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको पूरा सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी और बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री में दिए जाएंगे। आप चैनल से जुड़े, अन्य लोगों को भी जोड़िए और चैनल को खूब शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो अभी जो बच्चे अभी बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए भी यह कक्षा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब बीए और एमए करके निकलेंगे तो वो भी नेट जेआरएफ की परीक्षा में बैठेंगे, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बैठेंगे और किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे जिसमें हिंदी विषय है और हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा महत्वपूर्ण है। और बीए एमए वालों के लिए तो अब जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर वाला सिस्टम जहाँ पे भी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं, तो उस सेमेस्टर वाले में क्या है, एक एक पेपर दे दिया है, कहानी का, नाटक का, निबंध का। तो उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। उनके उस पेपर में कहानी से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये कक्षा उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग खूब मन से देखिए पूरी कक्षा को और अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के अन्य सदस्यों तक, मित्रों तक खूब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट वगैरह करते रहिए। कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं और कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और हमें सुझाव भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आपका कमेंट आता है और आप जब वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वीडियो देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अगर फ्री भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हम लोग आपको फ्री कक्षाएं भी देते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेड बैच के लिए आप मैसेज करेंगे उस नंबर पे। बहुत सारे कोर्सेज की वैलिडिटी जो है वो आपके सिलेक्शन तक है और एक बार अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हमसे जुड़े रह सकते हैं। हम आपके साथ हर कदम पे रहेंगे। ये नहीं है कि आपने 1 साल का एडमिशन लिया है, 1 साल बाद आप इनवैलिड हो जाओगे या फिर 2 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाइफ टाइम वैधता है। आप लाइफ टाइम पढ़ते रहिए हमसे, लेकिन आप इसी उद्देश्य से हमसे जुड़िएगा। हम पेड क्लास भी लीजिएगा तो इसी उद्देश्य से कि आप 1 साल के अंदर
या 1.5 साल के अंदर, या फिर जो भी नवीन वैकेंसी आ रही है वो नवीन वैकेंसी आते आते आप सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि आपको इस हिसाब से ही तैयारी करवाई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से कि आपका कहीं से भी कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। आपको पूरी कंप्लीट जो वीडियोस दी जा रही हैं, कंप्लीट कक्षाएं दी जा रही हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है, चाहे वो हिंदी साहित्य से संबंधित कक्षा हो या हिंदी व्याकरण से संबंधित। आपको सभी विषयों पे, सभी मुद्दों पे आपके क्लासेस लिए जा रहे हैं और आप निरंतर आपको कक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और निर्धारित समय के अंदर हम अपने कोर्स को, हमने अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने का भी आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आप हमारे किसी एक कोर्स में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सारे कोर्स यूँ ही फ्री मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नेट जेआरएफ के लिए अलग एडमिशन लेंगे और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से, या किसी स्टेट की अलग अन्य परीक्षा के लिए अलग से एडमिशन। आप किसी भी एक बैच में प्रवेश लेते हैं, फ़ीस भी सबकी समान रखी गई है। आप किसी भी एक बैच में एडमिशन लेते हैं, आपको अन्य सारे कोर्सेज उसके साथ फ्री कर दिए जाएंगे, और नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थियों के लिए फ़र्स्ट पेपर भी फ्री कक्षा उनको दी जाएगी। तो ये सारी सुविधाएँ भी हैं। आप चैनल से भी जुड़ें, हमारे संस्थान से जुड़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन पेड बैच को ज्वाइन करें और अच्छे से पूरे मन से तैयारी करें। जब आप पेड बैच लेते हैं तो हम आपके साथ पर्सनली जुड़ जाते हैं। ये सुविधा रहेगी आपको कि आपके साथ हम जब पर्सनली जुड़ जाएंगे तो आपकी कोई भी समस्या होगी, रिटेन एग्ज़ाम से लेकर के, तैयारी से लेकर के इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहेंगे। इंटरव्यू के बाद आपकी जिम्मेदारी है, आपका जहाँ पे भी पोस्टिंग होता है आप जाइए, जॉब कीजिए, पैसे कमाइए और आराम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, और आगे लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए उनका प्रोत्साहन करते रहिए, उन्हें प्रोत्साहन देते रहिए, उनका सहयोग करते रहिए। इस उम्मीद से अब हम आज की कक्षा शुरू करेंगे कि आज की कक्षा क्या है। जो हम 7वां यूनिट पढ़ रहे हैं, हिंदी नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है उसमें 7वीं यूनिट रखी गई है कहानी। कहानी में मुझे सबसे अच्छी ये कहानी लगी, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले शुरू किया है। कहानियाँ एक एक करके सारी कहानियों को पढ़ाया जाएगा, जितनी भी कहानियाँ हैं और जितने भी रचनाकार हैं उन सभी रचनाकारों के विषय में और उनकी कहानियों के विषय में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, और इस ढंग से पढ़ाया जाएगा कि आपके परीक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, और परीक्षा की दृष्टि से उतना ही पढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर भी है और उतना ही ज़रूरी भी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि आप पूरी रचनाओं को लगे पढ़ने, तो पता चलेगा आपका सारा समय उसी में बीत जाएगा। नेट का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा और आपका सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो उस हिसाब से ही पढ़ाई जा रही है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि कानों में कंगना, इसके रचनाकार कौन है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी इसके रचनाकार हैं। इस कहानी के रचनाकारों को भी याद रखेंगे। और अब देखेंगे कि ये कानों में कंगना कहानी हम पढ़ेंगे, और कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। और इनका हम उससे पहले थोड़ा सा इनके राधिका रमण प्रसाद जी के विषय में भी हम थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी ले लेंगे। इनका जो जन्म था, जन्म इनका 10 सितंबर 1890 ईस्वी रोहतास बिहार में हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ? 10 सितंबर 1890 ईस्वी रोहतास बिहार में हुआ, और इनका निधन 25 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ। ये इनका जन्म और मृत्यु निधन समय हो गया। ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनाता है कि जन्म काल के अनुसार रचनाकार का जो क्रम होता है उसे व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न बनता है। तो आपको जन्म सन भी याद होना चाहिए, और ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि उनका जन्म कब हुआ था राधिका रमण प्रसाद जी का, तो आपको ये याद होना चाहिए और निधन भी याद होना चाहिए। और इनके बारे में कुछ और जानकारी कि ये 1920 ईस्वी में इनको राजा की उपाधि दी गई थी। आपने देखा कि इनके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? राजा, राजा लगा हुआ है। इनका नाम राधिका रमण प्रसाद सिंह था, और इनको 1920 में राजा की उपाधि दी गई। ये 1922 से लेकर के 1928 तक शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। ये काफ़ी विद्वान थे और उच्च पदों पे भी काम कर चुके हैं। फिर 1942 से 1952 तक बिहार यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्य रहे। काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उच्च पदों को सुशोभित किया इन्होंने। फिर 1933 से लेकर के 1940 तक बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष रहे। ये किसके, यह प्रश्न जरूर बन सकता है परीक्षा में कि बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे, या राधिका रमण प्रसाद जी बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष
कब से कब तक रहे, तो 1933 से लेकर के 1940 तक ये उसके सदस्य अध्यक्ष रहे। ये भी याद रखेंगे। आप इनकी कुछ रचनाओं के विषय में देखते हैं कि इनकी कुछ जो कहानी संग्रह हैं, ये कौन कौन सी कहानी संग्रह इनके हैं। तो इनकी पहली कहानी संग्रह है कुसुमांजलि। कुसुमांजलि प्रकाशित होती है 1912 ईस्वी में। और दूसरा कहानी संग्रह है गांधी टोपी। गांधी टोपी का प्रकाशन वर्ष 1938 है। तीसरी रचना है या कहानी संग्रह है सावनी समा। सावनी समा का प्रकाशन वर्ष भी 1938 है। चौथा कहानी संग्रह है नारी क्या एक पहेली। और नारी क्या एक पहेली का प्रकाशन सन 1953 ईस्वी। फिर पांचवी रचना है हवेली और झोपड़ी। हवेली और झोपड़ी का भी प्रकाशन वर्ष 1951 है। छठा है देव और दानव। देव और दानव का प्रकाशन सन भी 1951 है। सातवीं कहानी संग्रह है वे और हम। वे और हम कहानी संग्रह 1956 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और आठवां कहानी संग्रह है अबला क्या ऐसी सबला। अबला क्या ऐसी सबला 1965 में इसका प्रकाशन होता है। और नौवां कहानी संग्रह है बिखरे मोती। बिखरे मोती भी 1965 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो ये तो हो गए राधिका रमण प्रसाद सिंह के बारे में और इनकी रचनाओं के विषय में। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी रोहतास बिहार में होता है। निधन 25 मार्च 1971 ईस्वी को होता है। और 1920 ईस्वी में इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। प्रश्न परीक्षा में यही बनाएगा कि राधिका रमण प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि कब दी गई, तो 1920 ईस्वी में दी गई। 1922 ईस्वी से लेकर के 1928 ईस्वी तक ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। और उसके बाद 1942 से लेकर के 1952 तक ये बिहार यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य रहे। 1933 से लेकर के 1940 ये बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष रहे। फिर इनके जो कहानी संग्रह है, पहला कुसुमांजलि 1912 ईस्वी, गांधी टोपी 1938 ईस्वी, सावनी समा 1938 ईस्वी, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951 में, वे और हम 1956 में, अबला क्या ऐसी सबला 1965 ईस्वी में और बिखरे मोती 1965 ईस्वी में। ये इनके बारे में हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि कानों में कंगना कहानी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसके विषय में पढ़ेंगे। अब कानों में कंगना कहानी को पढ़ेंगे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी में। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। और यह किसमें संकलित है, यह कुसुमांजलि में संकलित है। कुसुमांजलि, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, ये किसमें संकलित है, ये कुसुमांजलि में, कुसुमांजलि कहानी संग्रह में ये संकलित है। कुसुमांजलि कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था, 1912 में। लेकिन ये उसी समय इस कहानी संग्रह में संकलित थी। इस कहानी संग्रह में 6 कहानियाँ हैं और उन्हीं 6 कहानियों में से एक कहानी कौन सी है, कानों में कंगना। तो ये जो संकलित तो 1912 में हो गई थी कुसुमांजलि में, और कुसुमांजलि का प्रकाशन भी हो गया था। किंतु इसमें 6 कहानियाँ जो हैं, उन 6 कहानियों में से जो कानों में कंगना कहानी है, ये स्वतंत्र रूप में 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। आपने क्या देखा कि कानों में कंगना कहानी संकलित किस में होती है, कुसुमांजलि नामक कहानी संग्रह में, और उसका प्रकाशन समय क्या है, 1912। लेकिन यह स्वतंत्र रूप में इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। अब हम कहानी के पात्रों को देखेंगे। कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। कहानी के पात्र हैं, पहले नंबर पे किरण है। किरण कौन है, इस कानों में कंगना नामक कहानी की नायिका है और नरेंद्र की पत्नी है। नरेंद्र की पत्नी है, योगीश्वर की पुत्री है, ये सब याद रखेंगे। और दूसरा पात्र है योगीश्वर। योगीश्वर कौन है, ये नायिका जो किरण है, किरण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु हैं। ठीक, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से याद भी रखेंगे। किरण कौन है, नायिका है, नरेंद्र की पत्नी है, और नरेंद्र की पत्नी है, और क्या है, योगीश्वर के जो योगीश्वर है उनकी बेटी है। और योगीश्वर कौन है, योगीश्वर किरण के पिता हैं, यानी नायिका इनकी बेटी है, और नरेंद्र के गुरु हैं।
फिर तीसरा पात्र है नरेंद्र। नरेंद्र कौन है? नरेंद्र इस कानों में कंगना नामक कहानी का नायक है और किरण का पति है और योगीश्वर का शिष्य है। योगीश्वर कौन है? किरण के पिता हैं। किरण के पिता का शिष्य बन के योगीश्वर आया है और योगीश्वर फिर बाद में किरण से उसका विवाह होता है, इसलिए किरण का पति है। एक पात्र है चौथे नंबर पे किन्नरी। किन्नरी कौन है? किन्नरी एक वेश्या है और इसके चक्कर में नरेंद्र पड़ जाता है। किन्नरी कौन है? किन्नरी एक वेश्या है जिसके चक्कर में नरेंद्र पड़ जाता है। पांचवा पात्र है मोहन। मोहन कौन है? ये नरेंद्र का दोस्त है। तो ये हो गया कहानी के पात्रों का परिचय। इसमें कुल 5 मुख्य पात्र हैं और पांचों पात्रों का नाम आप याद रखेंगे, उनकी भूमिका को भी याद रखेंगे। किरण कौन है? नरेंद्र की पत्नी है और कहानी की नायिका है। योगीश्वर कौन है? किरण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु हैं। और नरेंद्र कौन है? नायक है कहानी का और किरण का पति है, योगीश्वर का शिष्य है। किन्नरी कौन है? एक वेश्या है जिसके चक्कर में नरेंद्र पड़ जाता है। प्रश्न ऐसे बना सकते हैं कि जो नरेंद्र है कानों में कंगना नामक कहानी में, नरेंद्र जो है वो किसके चक्कर में पड़ता है? तो किन्नरी के चक्कर में पड़ता है। और मोहन कौन है? मोहन नरेंद्र का दोस्त है। कानों में कंगना कहानी का उद्देश्य देखेंगे। क्या देखेंगे अब हम? कानों में कंगना कहानी का उद्देश्य। इसमें पहला उद्देश्य है भारतीय नारी की महिमा का चित्रण करना। किसके माध्यम से? किरण के माध्यम से। जो भारतीय नारी है उसकी महिमा का चित्रण किया गया है इस कहानी में। इसका उद्देश्य है कि उसकी महिमा का चित्रण करना किरण के माध्यम से, नायिका के माध्यम से। दूसरा है पुरुषों के पर स्त्री गमन दोष को रेखांकित करना। ये किसके माध्यम से? ये नायक नरेंद्र के माध्यम से पर स्त्री गमन दोष को दिखाया गया है। तीसरा है पर स्त्री गमन के दोषों से अवगत कराना जिससे मनुष्य के जीवन में अंधकार न हो। अब हम क्या पढ़ेंगे? कहानी का सारांश देखेंगे और कहानी के विषय में जो प्रमुख आलोचक हैं उन आलोचकों के जो कथन हैं, यानी इस कहानी के बारे में किस आलोचक ने कौन सा मत दिया है, क्या कहा, कमेंट किया है, टिप्पणी क्या की है, उसको हम देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो गया हमारा कहानीकार का परिचय और कहानीकार के अन्य रचनाओं के विषय में। फिर कहानी के जो प्रकाशन वर्ष है, कहानी के पात्र परिचय हो गया और कहानी कानों में कंगना कहानी का उद्देश्य हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे? कहानी का सारांश देखेंगे और कहानी के बारे में जो आलोचक हैं उन आलोचकों ने अपना क्या मत दिया है ये हम देखेंगे। तो कहानी का सारांश आप लोग सुन लेंगे, एक बार नहीं 2 बार सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अब पूरी कहानी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपको सब कुछ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बस वैसे ही पढ़ाई करनी है और उसी तरीके से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो कानों में कंगना जो कहानी है राधिका रमण प्रसाद सिंह की, ये कहानी क्या है? नायक है, नायिका है और नायक के पिता हैं। उसका नायक का एक दोस्त है, एक किन्नरी वेश्या है। इसमें कहानी ये है कि कहानी में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उस कहानी का भी थोड़ा सा संदर्भ दिया गया है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में एकमात्र निशानी बचती है अंगूठी, उसी तरह से इस कानों में कंगना कहानी में कानों में जो कंगना है, कंगना नामक एक आखिरी गहना बचता है, उसी की को संदर्भित करके ये कहानी कही गई है। कहानी शुरू ऐसे होती है, कहानी जो शुरू होती है वो इस प्रकार से शुरू होती है कि जो नरेंद्र है, कथा का नायक जो है, वो किरण से पूछता है कि तुम्हारे कानों में क्या है। तो वो कहती है बड़े खुश होकर के, ये कानों में मेरे कंगना है। तो पूछता है ये कंगना क्यों तुमने कानों में पहन रखा है? तो बताती है कि ये कान में पहनने वाला गहना, इसलिए कानों में कंगना है। यानी कि जैसे आपको कहानी से ये लग रहा होगा कि कानों में कंगना, तो कंगन तो हाथ में पहना जाता है, ये कानों में कैसे कंगन चला गया? तो जो बड़ी बड़ी बालियाँ होती हैं, आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बालियाँ आती हैं, तो बड़ी बड़ी बालियाँ जैसे कि उस हाथ में भी हो जाए, कंगन के टाइप की दिखती हैं, इसलिए वो उन्हीं बालियों का चित्रण किया गया है कि उसी तरह की बाली थी जो कि किरण ने पहन रखी थी और उसको वो कानों में कंगना कहानी नाम दिया गया है। तो उस गहने को भी कंगना कहते हैं। इस कहानी में क्या है कि नरेंद्र ऐसे प्रश्न करता है और इसी प्रसंग से कहानी शुरू होती है। कहानी में योगीश्वर है, योगीश्वर ऋषिकेश के एक पास ही एक वन है और उस वन में सुंदर सी कुटी बना करके रहते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं।
नरेंद्र उनका शिष्य बन करके वहाँ आता है। नरेंद्र के पिता उसको योगीश्वर के पास भेजते हैं सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। वो उनका शिष्य बन के आता है, किरण को वहाँ देखता है और किरण के सौंदर्य को देख करके उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। योगीश्वर को आभास हो जाता है कि उनकी अब मृत्यु होने वाली है। तो वो एक दिन अचानक नरेंद्र को देखते हैं और नरेंद्र को देख करके खड़े हो जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ फिराते हुए कहते हैं कि नरेंद्र अब मैं चला, अब किरण तुम्हारे हवाले है। और इस तरह कह के वो किरण का हाथ नरेंद्र के हाथ में दे देते हैं और किरण और नरेंद्र का विवाह हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। 2 वर्ष तक तो बड़े खुशी से इनका जीवन चलता है, दोनों बड़े प्रसन्न रहते हैं। किंतु 2 वर्ष बाद एक घटना घटित होती है कि नरेंद्र अपने मोहन नामक दोस्त के यहाँ दावत पे जाता है और वहाँ क्या देखता है, वहाँ एक किन्नरी नामक वेश्या आई होती है नृत्य प्रस्तुत करने के लिए और नरेंद्र उसके ऊपर मुग्ध हो जाता है, उसके मोह में पड़ जाता है, वेश्या के चक्कर में पड़ जाता है और वो उसे अपने जाल में फंसा लेती है। और ये जो नायक है, नायक उसके चक्कर में पड़ करके उसे हर रोज़ एक एक उपहार देता रहता है समय समय पे। तो इस तरह करके वो किरण के अपनी जो पत्नी उसकी है किरण, उस किरण के सारे गहनों को एक एक करके इस किन्नरी नामक वेश्या को दे आता है। फिर अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता है और ये सब देखते देखते किरण को भनक लग जाती है ऐसे बातों के विषय में कि जो नरेंद्र है, नरेंद्र का संबंध कहीं किसी किन्नरी नामक वेश्या से चल रहा है। तो वो रुग्ण हो जाती है, बीमार हो जाती है उसी सोच में और अंत में किरण के सारे गहने वो दे आता है। अंत में उसके कानों में एक वही कंगना बचा हुआ होता है और कोई गहना शेष नहीं रह जाता है। तो भी वो मरने लगती है, मृत्युशैया पे पड़ी हुई है। तो वो अपने उस कानों में कंगना यानी कान की बालियों को भी उतार के नरेंद्र को दे देती है और कहती है कि ये कानों में कंगना है और ये भी ले जाओ, उस किन्नरी को दे आओ। और ऐसे कहते कहते वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आत्मग्लानि से भर जाता है और उसके बाद उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। तो ये रहा कहानी का सारांश। कहानी यहीं पे समाप्त होती है, यानी कि वो अब उसके पास और कुछ बचता नहीं है। नरेंद्र के पास नायक जीवन को अंधकारपूर्ण जीवन जीने के लिए वो विवश हो जाता है। तो ये क्या देखा आपने कि पर स्त्री दोष को दिखाया गया है कहानी में कि जब आपके घर का कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है तो किस तरह से वो अपने घर को बर्बाद कर लेता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। ये सारी बातें इस कहानी के माध्यम से आपको चित्रित की गई हैं, बताई गई हैं। और नारी महिमा यानी कि जो किरण कौन है, किरण एक भारतीय नारी है और वो अपनी भारतीय नारी जो होती हैं वो अपने पति को लेकर के बहुत दयालु स्वभाव की होती हैं, एक भक्त के तरह से होती हैं, वो पतिव्रता जीवन जीती हैं। तो अपने पति के लिए कुछ भी, उनकी खुशी के लिए अपनी समस्त खुशियों को कुर्बान करने वाली होती हैं। तो किरण को भी ऐसे ही दिखाया गया है कि एक भारतीय नारी है, वो अंत में अपने पति की खुशी के लिए अपने कानों की जो अंतिम गहना बचा हुआ है वह अंतिम गहने को भी उतार के अपने कानों में बाली को दे देती है नरेंद्र को और मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, इसमें पर स्त्री गमन के दोष को भी दिखाया गया है और जो भारतीय नारी है उसकी महिमा को भी दिखाया गया है। तो ये हो गया कहानी का पूरा सारांश। अब हम कुछ आलोचकों के कथन हैं जो परीक्षाओं में पूछते हैं, हम उन कथनों को देख लेते हैं एक बार, फिर आगे। अब कानों में कंगना कहानी के संदर्भ में प्रमुख आलोचकों के कथन देखेंगे। जो प्रमुख आलोचक हैं इस कानों में कंगना कहानी के विषय में क्या अपने मत दिए हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे, आप लोग नोट करते जाएंगे। तो इसमें क्या है, यथार्थवादी कहानी कानों में कंगना 1912 की गणना हिंदी के श्रेष्ठतम कहानियों में की जाती है। ये हिंदी की जो यथार्थवादी कहानी है, यानी एकदम यथार्थवादी का क्या, जो एकदम सत्य पे आधारित हो, ऐसी घटना जो मैंने अभी कहानी का सारांश सुनाया, आपने अनुभव किया होगा कि ऐसी घटनाएं सत्य में घटित होती हैं कि लोगों के शादीशुदा पुरुष किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने घर को तोड़ लेते हैं, अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये यथार्थवादी कहानी माना गया है। यथार्थवादी कहानी कानों में कंगना जो कि 1912 में कुसुमांजलि नामक कहानी संग्रह में ये पहली बार प्रकाशित होती है।
और स्वतंत्र रूप से इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित होती है। ये आप लोग कन्फ्यूजन को दूर रखिएगा कि 1913 में जो प्रकाशित होती है तो इंदु पत्रिका में स्वतंत्र रूप से एक कहानी के रूप में प्रकाशित होती है, और कहानी संग्रह के रूप में 1912 में ही ये कुसुमांजलि में संकलित हो चुकी थी। तो ये हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में इसकी गणना की जाती है। पहला कथन देखेंगे कि कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है जो मन में करुणा का भाव उत्पन्न करती है। ये कथन है डॉक्टर गोपाल राय का। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी के विषय में क्या कहा है कि कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है जो मन में करुणा का भाव उत्पन्न करती है। ये कथन डॉक्टर गोपाल राय का है। दूसरा कथन देखेंगे कि कानों में कंगना हिंदी की आरंभिक चर्चित कहानियों में से एक है और वेश्या के प्रति आसक्त कथानक द्वारा एक पुरुष के सुख और धन हानि आदि को चित्रित करना ही यहाँ रचनाकार का सामान्य सा उद्देश्य है। ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। ये दोनों कहानियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में है और इनके कथनों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप जितनी भी कहानियाँ पढ़ेंगे उन सभी कहानियों के विषय में जो आलोचकों के जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं उनके जो महत्वपूर्ण कथन हैं वो सारी आपको बताई जाएंगी, और ऐसे ही हम सारी कहानियों को पढ़ेंगे और ऐसे ही संक्षिप्त रूप में कि हम पूरी कहानी भी पढ़ लें, समझ भी लें और कम समय में, और जो भी उस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का नोट्स भी आपको प्राप्त हो जाए और तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि नामवर सिंह क्या कहते हैं। कानों में कंगना हिंदी की आरंभिक चर्चित कहानियों में से एक है। वेश्या के प्रति आसक्त कथानक द्वारा एक पुरुष के सुख और धन की हानि आदि को चित्रित करना यहाँ रचनाकार का सामान्य सा उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कानों में कंगना कहानी, और कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की ये रचना है जो कि 1913 में प्रकाशित हुई इंदु नामक पत्रिका में, और 1912 में ही ये कुसुमांजलि नामक कहानी संग्रह में संकलित हो चुकी थी। तो आपने कहानी के विषय में सब कुछ पढ़ लिया। कोई भी एक ऐसा कथन नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और वो आपसे छूट गया हो। सब कुछ बता दिया गया है इस वीडियो में। आप इस कक्षा को बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, नोट्स भी बनाते जाएंगे। नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और आपके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा कि उनके लिए भी आसानी होगी। बना बनाया नोट्स आप उनको देख करके उनकी तैयारी करवा सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये आज की कक्षा हो गई। आप लोग वीडियो को देखें और पूरा देखें और वीडियो को शेयर भी करें लोगों तक, और लोगों से सब्सक्राइब करने को बोलें, स्वयं भी करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और लाइक करें वीडियो को और कमेंट भी करेंगे, हमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें अपना। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ, और नेट जेआरएफ और अन्य परीक्षाओं के सभी जो परीक्षाएं हैं सभी के पाठ्यक्रमों को हम धीरे धीरे ऐसे ही पूरा कर लेंगे। तो हम अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।